तुम बताते क्यों नहीं हो कि मुझे क्या बीमारी है? किरण ने पागलों की तरह चीखते हुए कहा। तुम बिल्कुल ठीक हो किरण, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। नबील ने एक नज़र उस पर डाली और नज़रें चुराते हुए कहा। तुम झूठ बोल रहे हो। वो चिल्लाते हुए उठ खड़ी हुई। तुम क्या समझते हो कि तुम बताओगे मुझे और मैं बहक जाऊंगी? बच्ची नहीं हूँ मैं। तुम ज़रूर मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, मगर क्यों ये मैं नहीं जानती। देखो, या तो तुम खुद बता दो कि मुझे क्या बीमारी है, या मेरी रिपोर्ट मुझे वापस दे दो प्लीज़, वरना मेरी नसें फट जाएंगी। बोलते बोलते उसकी सांस फूल गई। वह मेज़ पर अपनी नाजुक हथेलियां टिकाए थोड़ा सा आगे झुकी हुई थी। उसकी समंदर सी गहरी आंखों में मोती जैसे आंसू तैर रहे थे। गोरी रंगत में गुलाबीपन घुल गया था। बेशक वो आज भी बला की हसीन थी और उसका यही धमकता हुस्न नबील की आंखों को चुंधिया रहा था। वह ज़्यादा देर उसके चेहरे पर नज़रें नहीं जमा सका और फिर से नज़रें हटाते हुए मजबूत लहजे में बोला, कोई बीमारी हो तो बताऊं। यह सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। तुम पिछले 1 महीने से मेरे पास आ रही हो। अगर कोई सीरियस मसला होता तो मैं तुमसे छुपाता ही क्यों भला। प्लीज़ किरण, अपने आप को संभालो, मेरा यकीन करो। तुम पर यकीन है तभी तो तुम्हारे पास आती हूँ। वह कुर्सी की बैक से टेक लगाते हुए थके अंदाज में बोली। मगर तुम्हारा रवैया मुझे उलझा रहा है नबील। मेरी रिपोर्ट्स देखकर जिस तरह तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा था वो मैं भुला नहीं पा रही हूँ। अगर मुझे कोई मर्ज नहीं है तो वो कौन सी दवाएं हैं जो तुम मुझे देते हो? क्यों मेरे अंदर की बेचैनी खत्म ना होकर बढ़ती जा रही है? देखो नबील, तुम डॉक्टर बाद में हो, पहले मेरे दोस्त हो, और दोस्तों से कुछ छुपाया नहीं जाता। तुम जानते हो ना कि इस वक्त मैं कितनी नाजुक सिचुएशन में हूँ। मेरे अंदर एक और वजूद पल रहा है। ये जहनी दबाव मेरे लिए ही नहीं, मेरे बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है। प्लीज़ नबील, मुझसे झूठ मत बोलो, जो सच है वो बता दो। उसकी आंखों में बेबसी थी। उसका रुंधा हुआ लहजा नबील को पिघलाने लगा, लेकिन वह कमज़ोर नहीं बनना चाहता था, इसलिए चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर नरमी से बोला, तुम जिस स्टेज से गुजर रही हो वह तुम्हारे अंदर कमज़ोरी पैदा कर रही है और मैं तुम्हें सिर्फ ताकत की दवाएं देता हूँ। काश मैं तुम्हें पहले दिन ही ना बताता कि तुम्हें कोई सीरियस मसला है। तुम्हें यह वहम तो ना होता कि तुम्हें कुछ है। अब तो तुम खुद ही एक तरफा कर रहे हो ना कि मुझे कुछ है। प्लीज़ मुझे बताओ, नहीं तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो कि मुझे कुछ नहीं है। मैं ये रोज़ रोज़ का तमाशा बंद करना चाहती हूँ। ये कहते ही उसने नबील का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लिया। नबील उसके हाथ की छुअन साफ महसूस कर सकता था। यह नबील की जब्त का इम्तिहान था। वह सख्ती से उसका हाथ झिड़कते हुए बोला, तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो किरण। अगर कोई और पेशेंट आ गया तो इस सिचुएशन से कितना गलत समझेगा। तुम समीर को कल भेज देना, मैं उसे तुम्हारी रिपोर्ट दे दूँगा। इट्स इनफ। कल क्यों, आज क्यों नहीं? और समीर को तो मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं कोई चेकअप करवा रही हूँ। वो तो पहले ही बहुत परेशान है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती। और जो सच है वो सुनने का हौसला है तुम्हें? नबील ने मजाक उड़ाते लहजे में कहा। हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने कड़वे सच सुने हैं, एक और सही। वैसे भी मेरी ज़िंदगी मेरे लिए कभी आसान नहीं रही। जब मैंने इतने संगीन हालातों से मुकाबला किया है तो अपनी बीमारी से क्यों नहीं कर सकती। वह सच जानने को बेचैन थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में कोई खौफ भी था। और फिर उसकी आंखों में झांकते हुए नबील को वह सब कुछ याद आ गया जिसे भूलने की वह नाकाम कोशिश कर रहा था, और इस एहसान के साथ कि उसके अंदर कुछ सुलगने लगा। वह फैसले का आखिरी लम्हा था जिसमें नबील ने फैसला कर लिया। लंबी सांस खींचने के बाद उसने झुककर दराज से एक हरे रंग की फ़ाइल निकाली जिसमें किरण की मेडिकल रिपोर्ट थी। वह कुछ पल फाइल थामे किरण को देखता रहा, फिर एक लंबी सांस खींचते हुए उसने वह फाइल किरण को थमा दी।
शाम ढल रही थी जब वह थके कदमों से घर लौटी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। सब कुछ खो देने का एहसास इतना भयानक था कि वह अपने कदमों की लड़खड़ाहट साफ महसूस कर सकती थी। आज उसे जो कुछ मालूम हुआ था उसने किरण को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ख्वाब टूटने का सदमा क्या होता है यह वह अच्छे से महसूस कर रही थी। सर फटा जा रहा था और आंखों के आगे अंधेरा छाए जा रहा था। घर की दहलीज पर बैठकर सोचने लगी, क्या करूं? समीर को बता दूं या अपने अजन्मे बच्चे को मौत के घाट उतार दूं? अपनी बीमारी का भूलकर वह आगे का सोचने लगी। समीर को वह सच बताने का सोच भी नहीं सकती थी और दूसरी तरफ अबॉर्शन कराना भी उसके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ था। जिस बच्चे को उसने खुदा से रो रो कर मांगा था उसे बर्बाद करने उसके लिए अजियत का सबब था और सबसे बड़ी टेंशन समीर को कायल करने की थी। उसे कितना प्यारा था ये बच्चा। इन्हीं सोचों में गुम वह बेडरूम में आई तो वक्त से पहले समीर को घर देखकर चौंक गई। अपने कदमों की लड़खड़ाहट पर काबू पाती समीर के पास बेड पर आकर बैठ गई और धीमे लहजे में बोली, आज आप इतनी जल्दी वापस आ गए? खैरियत तो है ना? तुम कहाँ गई थी? वह उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए अजीब से लहजे में बोला, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मुझ पे शक है आपको? वह खुद नहीं जानती थी कि अचानक उसका लहजा इतना तल्ख क्यों हो गया था। शक नहीं कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। शौहर हूँ तुम्हारा, इतना तो हक है ना मुझे। समीर के लहजे में भी तल्खी थी। किरण को समीर के अंदाज से बहुत दुख हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं समीर? तुम पिछले 2 घंटों से गायब हो, बल्कि पिछले 1 महीने से कहाँ जाती हो बिना मुझे इन्फॉर्म किए? तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? देखो किरण, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम पर कोई आँच आए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। समीर ने ढके छुपे लफ्ज़ों में जाने क्या कहना चाहा, मगर किरण वह इस कसमकस में ढह गई थी कि वह समीर को अपनी गैर हाजिरी रहने की क्या वजह बताए। तुम्हारी खामोशी मुझे खल रही है किरण, प्लीज़ गिव मी आंसर। मैं डॉक्टर नबील के पास गई थी चेकअप कराने, वो झुकी नज़रों से बोली। वह फैसला कर चुकी थी कि वह समीर से अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बताएगी। वह खुद टूट सकती थी लेकिन समीर को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी और वह इस बात से सहमत थी कि वह अपनी रिपोर्ट नबील के पास छोड़ आई थी, वरना जो झूठ वह अब बोलने जा रही थी वह मेडिकल रिपोर्ट से झूठा साबित करने के लिए काफ़ी थी। चेकअप के लिए 1 हफ्ता बहुत होता है किरण। बहरहाल ये नबील साहब वही तो नहीं जो यूनिवर्सिटी में तुम्हारे दोस्त थे? समीर नबील के नाम पर बुरी तरह ठिठका था। हाँ, कुछ महीने पहले ही लंदन से डॉक्टर बनकर आया है। किरण ने हाँ में सर हिलाया। रिपोर्ट में क्या लिखा था? समीर ने सरसरी अंदाज में पूछा। कुछ खास नहीं, कमजोरी है जिससे बच्चे की पैदाइश के वक्त मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। उसने नज़रें चुराते हुए झूठ बोलना शुरू किया। ये तो बहुत सीरियस मामला है, तुम कल ही हॉस्पिटल चलना। खून की 1-2 बोतलें लगेंगी तो बेहतर फील करोगी। समीर फिक्रमंदी से बोला। मैंने इसका हल भी ढूंढ लिया है, वो अपने नाखूनों से खेलती हुई बोली। क्या मतलब? समीर को किसी अंदेशे ने घेर लिया। मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। कुछ पलों की खामोशी के बाद आखिर उसने धमाका कर ही दिया, जिसमें समीर को अपने परखच्चे उड़ते महसूस हुए। वह फटी आंखों से किरण को यूं देखने लगा जैसे वहाँ कोई खौफनाक बला बैठी हो। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? वह जैसे यकीन कर लेना चाहता था। शादी के 3 साल बाद तो उसे यह खुशी नसीब हो रही थी और किरण वो खुशी भी उससे छीनना चाहती थी। वह कैसे यकीन कर लेता कि जिस किरण को माँ बनने की इतनी धुन सवार थी अब वही अपने बच्चे को मारने की बात कर रही है। समीर, मैं जानती हूँ कि आपको दुख हुआ है ये जानकर, लेकिन मेरा बच्चा मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारा नहीं है। जब मैं ही नहीं रहूँगी तो इस बच्चे का क्या करूँ? किस्मत में हुआ तो बच्चे फिर भी हो जाएंगे।
वह बड़ी बेरहमी से कह रही थी, ये जाने बिना कि ये सुनकर समीर का दिमाग सुन्न हो चुका था। समीर पास्ट को याद करने लगा जब उसने किरण से कहा था कि किरण, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे 12 बच्चे हों। 12 बच्चे? खुदा का खौफ करे समीर, क्या हो गया आपको? वो हैरत से चीखी थी। तो क्या है यार, पूरी एक क्रिकेट टीम तो होनी चाहिए ना। तो ठीक है, आप 2-3 शादियां कर लेना, मैं तो इतने सारे बच्चे पैदा करने से रही। नहीं जी, शादी तो मैं सिर्फ तुमसे करूँगा और तुम ही मेरे बच्चों की अम्मी बनोगी। और आज वो ही किरण मेरी सबसे बड़ी खुशी को ऐसे कैसे मिटाने को कह रही थी। तुम जानती हो ना किरण, मुझे बच्चों से कितनी मोहब्बत है। तुम इतनी सी बात पर मेरा बच्चा नहीं मार सकती। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा हर तरह ख्याल रखूँगा। तुम घर का काम भी मत करना, मैं काम करने वाली रख लूँगा। तुम्हें कभी कमज़ोरी का मसला नहीं होगा। मैं तुम्हें कहीं अच्छी हवा पानी वाली जगह ले जाऊँगा। वहाँ किसी अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करवाऊँगा। ताकत की दवाएं खाओगी तो कमज़ोरी भी नहीं रहेगी। वो एक जुनून और आस में किरण के हाथ पकड़कर बोले जा रहा था, मुझे आज पता चला कि आपकी नज़र में मेरी कोई अहमियत नहीं है। उस बच्चे का एहसास है जो अभी तक दुनिया में आया भी नहीं। डॉक्टर नबील का कहना है कि अगर मैंने जल्दी अबॉर्शन नहीं कराया तो मेरी ज़िंदगी पर भी बन सकती है। उसने झटके से समीर का हाथ झटककर बेरुखी से कहा, बकवास करता है वह। डिग्री लंदन से लेकर आया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। मैं तुम्हें उससे भी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ उसका कहाँ कहाँ तक सच है। नहीं, मैं किसी और से चेकअप नहीं कराऊंगी। किसी और डॉक्टर से चेकअप कराने का मतलब राज का फांस हो जाना। वो तल्खी से होंठ काटते हुए बोली, अगर आपको बच्चा ही चाहिए तो मैं आपको इजाज़त देती हूँ, आप दूसरी शादी कर लें। ये एक दूसरा शौक़ था जिसने समीर को थरथरा दिया था। वह सुन्न होते दिमाग से बस किरण को देखता रहा और किरण सर झुकाए खुद को वह सब करने को तैयार करने लगी जो आम हालातों में उसके लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं था। अपने तड़पते दिल को समझाते हुए उसने यूं ही संजीदा लहजे में कहा, आप अनिका से शादी कर लें। मुझे यकीन है वो अब भी आपकी राह देख रही होगी। उससे शादी करके आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके रूठे माँ बाप भी मान जाएंगे और इन टके टके की नौकरियों से भी जान छूट जाएगी जो सिर्फ आप मेरे लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको आपके पापा की वो सारी जायदाद मिल जाएगी जिसके आप वारिस हैं और जो सिर्फ मेरी वजह से ठुकरा कर आ गए थे। बावजूद इतने जब्त के उसका गला रुंध गया था। उसे छुपाने के लिए उसने मुंह घुमा लिया। यह सब कुछ तुम मेरे लिए कर रही हो ताकि मैं आराम से जी सकूं। समीर ने भीगी पलकें रगड़कर हंसते हुए कहा। उसे अचानक ही किसी खुशफहमी ने घेर लिया था। हाँ, तुम्हारा मशवरा तो बहुत अच्छा है। सचमुच अनिका से शादी करके मुझे अपना खोया हुआ मकाम दोबारा मिल सकता है। बंगला, गाड़ी, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस और ज़िंदगी का हर ऐशो आराम। मगर मैं उस महल का क्या करूँगा किरण, जिसमें तुम मेरे साथ नहीं होगी। ये सब मुझे सुकून कैसे देगा किरण। उसकी आंखें भीगी थीं। तभी किरण ने गहरी पलकें उठाकर उसके मासूम और बेचैन चेहरे को देखा। वो जानती थी कि उसे समीर की ज़िंदगी के लिए अपने दिल पर पत्थर रखना होगा। समीर कुछ देर सूनी आंखों से उसके सपाट चेहरे को देखता रहा, फिर दर्द से हंसकर बोला, जो तुम चाहो किरण, मगर आइंदा मेरी ज़िंदगी से जाने की बात मत करना। यह कहकर वो बिना पलटे भारी कदमों से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही किरण के सब्र का बांध टूट गया और खुद ही फूट फूट कर रोने लगी और बड़बड़ाने लगी, आखिर क्यों मोहब्बत में जुदाई आती है? क्यों मौत मेरे और तुम्हारे बीच आ गई है समीर? क्यों तुम मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालना नहीं चाहते, मगर मौत पल पल मुझे तुमसे दूर कर रही है समीर। और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे नफ़रत करो ताकि मेरी जुदाई तुम्हें रुला ना सके। खुद से उलझते हुए वो निढाल होकर गिर पड़ी। वह नबील की ज़िंदगी में आने वाली पहली किरण थी। नबील ने जब जिसको चाहा पा लिया, जिसको चाहा जीत लिया,
मगर किरण को अपनी शदीदी चाहत के बावजूद हासिल नहीं कर पाया। किरण उसकी यूनिवर्सिटी फेलो थी, फिर कुछ ही दिन में उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई वो नहीं जानता, लेकिन उसे इस बात का अफसोस हमेशा रहा कि किरण उसकी आंखों से उसके जज्बात को नहीं समझ पाई। किरण उसे हमेशा एक अच्छा दोस्त समझती थी। वह बहुत नर्म दिल का, कम बोलने वाला, शर्मीला सा लड़का था, इसलिए उसे अपने जज्बातों से वाकिफ नहीं करा पाया। और जब उसने किरण को अपने दिल की बात बतानी चाही, तब तक उसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका था। समीर करोड़पति बाप का इकलौता बेटा था। वह बहुत खूबसूरत और चुलबुले नेचर का बंदा था। कुछ ही दिनों में उसने यूनिवर्सिटी में सबको अपना दीवाना बना लिया था। लड़कियां उसकी दीवानी थी और वो सिर्फ एक लड़की का। नबील को बहुत अफसोस होता था जब वो किरण को समीर के साथ देखता था। जब से समीर उसकी ज़िंदगी में आया था, वो नबील को बिल्कुल भूल चुकी थी। अब उसका हर लम्हा, हर पल समीर के साथ खुश रहकर गुजरता। नबील ने कभी उसे इतना खुश नहीं देखा था। किरण की आंखों में जज्बों की चमक और बात बात पर उमड़ आने वाली मुस्कुराहट नबील को अंदर से तोड़ देती थी। अगर उसे किरण से मोहब्बत ना होती तो वो उसे समीर से छीन लेता। उसकी फितरत ही ऐसी थी कि अगर कोई चीज़ उसे आसानी से नहीं मिलती थी तो उसे हासिल करने के लिए वो हर तरह का हथकंडा अपनाता था। छीनना होता तो छीन भी लेता, मगर किरण कोई चीज़ नहीं थी। वह उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, लेकिन उसकी मोहब्बत कोई और था। वह डॉक्टर की डिग्री लेने लंदन चला आया, लेकिन यहाँ के बेपर्दा हुस्न ने भी उसे किरण को भूलने में कोई मदद नहीं की। वह उसकी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन लम्हा था जब उसे पता चला कि किरण ने शादी कर ली है समीर से। हालांकि समीर ने किरण को अपनाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उसे अपनी सारी जायदाद से महरूम होना पड़ा था, क्योंकि उसके माँ बाप की पसंद अनिका थी। अनिका भी करोड़पति बाप की इकलौती बेटी थी, मगर समीर ने किरण के लिए हर रिश्ते को ठुकरा दिया था और किरण के साथ अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। नबील ने खुद से वादा किया था कि वह किरण को भूल जाएगा, अपने ख्वाब, ख्याल और सोच से निकाल देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी मोहब्बत और गहरी होती गई और वो अपने दिल के हाथों बेबस होता गया। उसने किरण से जो खामोश मोहब्बत की थी, अब वह उसका जुनून बन गई थी। उसे भूलने की हर कोशिश नाकाम हो गई थी। वह दिल के हाथों मजबूर होकर वापस लौट आया, मगर वह नहीं जानता था कि एक नया हादसा उसके इंतज़ार में है। यहाँ आने के बाद इसने पहली बार किरण को हॉस्पिटल के कॉरिडोर में देखा था। उसी हॉस्पिटल में वह डॉक्टर था। वह इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि नबील शॉक्ड था। वह भी नबील को इतने अरसे बाद अपने सामने पाकर खुश थी। नबील अपना खुद का क्लिनिक भी चलाता था और सारे टेस्ट वहीं करने को कहा था। अगले ही दिन किरण अपनी रिपोर्ट्स लेने उसके क्लिनिक चली आई थी। नबील को जब किरण के प्रेग्नेंट होने पर पता चला तो खुद के अंदर उसे टीस सी उठती महसूस हुई, लेकिन फ़िलहाल परेशानी का सबब किरण की कमज़ोरी थी। किरण एक उदास सी मुस्कुराहट के साथ अपनी कहानी बताने लगी। माँ के बाद बाप की मौत से उसका मायका तो ख़त्म हो ही गया था और ससुराल वह तो उसका कभी था ही नहीं। समीर की बेरोज़गारी ज़िंदगी की दुश्वार बनाती जा रही थी और उसी दिन नबील ने ठान लिया कि वह किरण को इन कठिनाइयों से ज़रूर निकालेगा। वह किरण को उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स के बहाने महीने भर टालता रहा। उसे डर था कि रिपोर्ट्स पढ़कर किरण को कोई सदमा न लग जाए, मगर उसकी इस टाल मटोल से किरण शक में पड़ गई थी। नबील उसका अच्छा दोस्त था, लेकिन उसका अजनबी रवैया उसे उलझा रहा था। उसे लग रहा था जैसे नबील कुछ छुपा रहा है। और फिर एक दिन नबील ने उसकी जिद के आगे हार मानते हुए वह रिपोर्ट उसके हवाले कर दी थी। किरण ने फाइल खोलकर जैसे ही रिपोर्ट पर नज़र दौड़ाई, वैसे ही उसका रंग पीला पड़ गया था। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसे इतना खतरनाक मर्ज है, और धचका सबसे ज़्यादा इस बात का लगा कि इस मर्ज के बैक्टीरिया उसके होने वाले बच्चे में भी आएंगे, इसलिए वह भी ज़्यादा दिनों तक जी नहीं पाएगा।
उसने धुआं आंखों से रिपोर्ट पर आखिरी नज़र डाली, जिसमें लिखा था कि उसे ब्लड कैंसर है और उसकी आखिरी स्टेज पर है। मैं और कितने दिनों तक जी पाऊंगी नबील। वह एक बार फिर उसके सामने बैठी थी, बेबस, लाचार। आज उसे अबॉर्शन कराए दूसरा हफ्ता था। उसके चेहरे पर फैली मायूसी नबील को तोड़ रही थी। तुमने हौसला हार दिया किरण। मैं इसलिए तुम्हें नहीं बताना चाहता था। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज़ हौसला रखो। खाक हौसला रखूँ? सब कुछ जानते बूझते अगर मैं उम्मीद रखूँ कि मैं ठीक हो जाऊँगी तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। मेरा मर्ज आखिरी हद तक पहुँचा हुआ है और इलाज के लिए पैसा तक नहीं है। समीर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, उसी में गुजारा मुश्किल से हो पाता है। मुझे समीर की फ़िक्र है। मरने से पहले उसका अच्छा फ्यूचर देखना चाहती हूँ। ये सिर्फ इसी तरह मुमकिन है अगर वह अपने माँ बाप के पास वापस चला जाए। वह बहुत थके अंदाज में बोली। उसके लहजे में आज भी उतनी ही शिद्दत वाली मोहब्बत थी जितनी यूनिवर्सिटी के दिनों में हुआ करती थी। ज़िंदगी की मुश्किलें भी इस मोहब्बत को कम नहीं कर पाई थीं। तुमने समीर को कुछ बताया रिपोर्ट्स के बारे में? उसने किरण का ध्यान बटाने को पूछा। उसने एक सर्द सी सांस खींचकर कहा, हाँ, नहीं बताया। उसे अपने बच्चे का बहुत दुख है, नाराज़ है मुझसे, मान भी नहीं रहा। लेकिन उसे ये नहीं पता कि अगर मैं नाराज़ हो गई तो मुझे तो मना भी नहीं पाएगा। उसके लहजे में कुछ खो देने का गम था। उसकी बातें नबील को दहला रही थीं। वह बहुत शांति से बोला, अभी तुम्हारे पास 4 महीने हैं किरण। यूँ हिम्मत मत हारो प्लीज़। तुम समीर को बता दो। उसके बाप के पास बेशुमार दौलत है। वह अपनी बहू को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। कोई कमाल भी हो सकता है। नेगेटिव रिपोर्ट पॉजिटिव में भी बदल सकती है ना। होने को तो कुछ भी हो सकता है किरण। प्लीज़ हौसला मत हारो। जवाब में किरण का तंजिया कहा गूंजा। जो लोग मुझे देखने तक को तैयार नहीं हैं वो मेरे लिए समीर को पैसे क्या देंगे, और मैं अपने समीर को उनके सामने क्यों झुकाऊं? मैं उसे क्यों आजमाइश में डालूं जब मुझे पता है मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगी। और वैसे भी अगर समीर को मेरे ब्लड कैंसर का पता चल गया तो वो मुझसे पहले मर जाएगा। मैं जानती हूँ वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मेरे लिए अपने घर वालों के आगे झुक जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो मेरी ज़िंदगी तो रिस्की है नबील। लेकिन मैं समीर को बेमौत मरते हुए नहीं देख सकती। मैंने कल रात सुलगते हुए एक फ़ैसला किया है और वो फ़ैसला समीर की ज़िंदगी से निकल जाने का है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और नबील, वह तो ये सुनकर पत्थर हो गया था। उसे लगा कि जो उसने सुना वो उसका वहम है। वह समीर की ज़िंदगी से निकल रही है, उस समीर की ज़िंदगी से जिसे अपनाने के लिए उसे हर रिश्ते को खोना पड़ा था। नबील को बहुत दिन बाद अपने अंदर खुशी महसूस हुई। उसका दिल चाहा कि वह किरण के आसपास ऊंची दीवारें खड़ी कर दे ताकि उस तक कोई दुख ना पहुंच पाए। मैं जब समीर से डाइवोर्स मांगूंगी तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। वह ना मेरे रहते दूसरी शादी करेगा, ना अपने माँ बाप के पास वापस जाएगा। और अगर मैं मर गई तो उसका क्या होगा? अपना बच्चा भी मैंने इसीलिए खो दिया कि उसे मेरे बाद कौन संभालेगा। समीर के पास ज़िंदगी जीने की आज सिर्फ मेरा वजूद है। वह मुझे अपने हाथों से मुझे कब्र में उतारने का हौसला नहीं कर पाएगा। फिर बेहतर तो यही है ना कि मैं उसकी ज़िंदगी से ही निकल जाऊं और इतनी दूर चली जाऊं कि फिर उसकी सोच में मेरा गुजर ना हो। क्या समीर तुम्हें डाइवोर्स दे देगा? नबील ने धड़कते दिल से पूछा। खुशी के मारे उसका दिल उथल पुथल हो रहा था। कभी भी नहीं, लेकिन मैं उसे ऐसा करने पर मजबूर करूँगी और तुम मेरी मदद करोगे, वह पूरे यकीन से बोली। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो हैरान हुआ। तुम कर सकते हो नबील, तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारे अलावा मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। हो सकता है जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे।
ऑफ कोर्स किरण, तुम्हारे लिए कुछ भी, वह नरमी से कहते हुए सोचने लगा। वह समीर था किरण, जिसने तुमने तरसाकर रख दिया। अगर मुझे तुम्हारे लिए तकदीर से भी लड़ना पड़ता तो तुम्हारी ख्वाहिशों के लिए मैं उससे भी लड़ जाता। तुम्हारे लिए हर खुशी सुकून खरीद लेता। काश तुमने कभी मेरे जज्बातों को समझा होता। किरण ने उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि उसे क्या करना है। थोड़ी देर बाद वह चली गई। उसका जहन आगे के बारे में सोच रहा था। नबील ने बाकी के मरीजों को चेक किया और जल्दी क्लिनिक बंद करके सड़क पर निकल आया। कुछ था जो उसके दिल में खटक रहा था। समीर ने आज तक नहीं सोचा था कि उसकी मोहब्बत उसके लिए आजमाइश बन जाएगी। वह बड़े ध्यान से किरण को देख रहा था, जो उसके करीब बेड पर सो रही थी। किरण उससे इतने फासले पर नहीं थी जितने फासले पर उसके दिल हो गए थे। जब से किरण ने अबॉर्शन की बात की थी, तब से उनके रिश्ते में अनचाही सी दरार पड़ गई थी। पिछले 15 दिनों से वह किरण से नाराज़ था। अंदर ही अंदर सुलग रहा था, बिखर रहा था, उस पर नाराज़ हो रहा था। मगर ज़िंदगी में पहली बार किरण ने इस नाराज़गी की कोई परवाह नहीं की और ना ही उसे मनाने की कोशिश की। वह उससे इस तरह बेपरवाह हो रही थी जैसे उसका होना या ना होना उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। वह जहाँ रह रहे थे उस इलाके में लोगों को एक दूसरे की ज़िंदगी में दखलंदाजी का बहुत शौक़ था, क्योंकि कोई और काम उनके पास नहीं था। पड़ोसियों ने नमक मिर्च लगाकर बताया कि उसकी बीवी बाकायदगी से 1 महीने से कहीं जाती है, और वह भी उस वक्त जब वह घर में नहीं होता है। लोगों ने उसे भड़काने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे किरण पर एतबार था। जब उसे पता चला कि वह डॉक्टर नबील के पास जाती है, तब भी उसे बुरा नहीं लगा, जबकि वह जानता था कि नबील यूनिवर्सिटी के दिनों में किरण में दिलचस्पी रखता था। हर गुजरते दिन के साथ किरण का रवैया अजीब से अजीबतर होता जा रहा था। जितना उसके करीब होने की कोशिश करता, वह उससे उतनी ही दूर होने की कोशिश करती। बात बात पर खाने को दौड़ती, ऊट-पटांग हरकतें करती और अक्सर शाम को घर से गायब रहती। वह जितना इस ख्याल को झटकता कि किरण नबील में इंटरेस्टेड है, उसका ख्याल उतना ही पुख्ता होता चला जाता। एक दिन तो हद ही हो गई, जब नबील किरण को आउटिंग पर ले गया, वो भी बिना उसकी इजाज़त के। सोच सोचकर उसकी रगें फटने लगीं कि ज़िंदगी के किस मुकाम पर किरण ने उसकी चाहत में कमी पाई थी कि वह यूँ इतनी जल्दी किसी और की तरफ रीझ गई। वह ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर किरण को ढील देकर वह उसे संभलने का मौका देना चाहता था, क्योंकि किरण को खोकर जीने के बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। उस रोज़ वह पूरी रात कुढ़ता रहा, करवटें बदलता रहा, उसका शक यकीन में बदलता रहा था। वह अंदर ही अंदर टूट रहा था। किरण की बेहिसी उसे उलझा रही थी, मगर वह इस बात से बेपरवाह था कि उधर किरण ने भी कितनी ही रातें रोते रोते गुजारी थीं। सुबह उसकी आंखें खुली तो किरण अपने बिस्तर से गायब थी। वह परेशान होकर बेड से उतरा और उसकी तलाश में रूम से बाहर आया। वह सामने गार्डन में खड़ी थी। पहले तो समीर ने वहीं से पलट जाना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर वह आगे बढ़ा। वह आज उससे बात कर लेना चाहता था, मगर चंद कदम के फासले पर ही उसे ठिठक जाना पड़ा, क्योंकि किरण किसी से मोबाइल पर बातें कर रही थी। न जाने किसका मोबाइल था और किससे बात कर रही थी। किरण ने समीर के कदमों की आहट सुन ली थी। तभी वह जानबूझकर हंसते हुए बोली, तुम बेफिक्र रहो, जब तुम कहोगे मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। सच पूछो तो समीर से शादी करके मैं पछता रही हूँ। ज़िंदगी का हर आराम ख्वाब हो गया है। दौलत के लिए ही तो मैंने उसे चुना था, और वह दौलत भी नहीं रही तो क्या खाली मोहब्बत का मैं अचार डालूं? छन छन छनाक कोई चीज़ थी जो गिरकर टूटी थी। शायद समीर का दिल या उसका भरम। किरण के बदलते रवैये की वजह यह होगी, उसने तो सोचा भी नहीं था। वह तो उसे अलग किस्म की लड़की समझता था, मगर ये क्या, ज़िंदगी एक नई चाल चल रही थी। वह बेवकूफ़ मुझसे मोहब्बत करता है, तुम्हारी तरफ
मेरा झुकाव देखकर भी वह अनजान बन रहा है। वैसे तुम बेफिक्र रहो, उससे छुटकारा पाकर मैं तुम्हारे पास ही आऊँगी। छुटकारा? उसके ज़हन में धमाका सा हुआ। तो अब किरण को मुझसे छुटकारा चाहिए, नबील के लिए? वह और क्या कह रही थी वो नहीं सुन पाया। निढाल कदमों से वह कमरे की तरफ पलट पड़ा। वह गुमसुम सा बेड पर लेट गया। दिमाग सुन्न हो गया था। बिना नाश्ते के ही मैं मार्केट जा रही हूँ समीर, घर का ख्याल रखना। अपने बाल संवारते हुए वह उससे कह रही थी, मगर वह सर झुकाए बैठा रहा। नबील मुझे शॉपिंग करवाना चाहता है। आज उसने सिर्फ मेरे लिए छुट्टी की है। अगर ज़रा देर हो जाए तो फिक्र मत करना। वह अब भी खामोश था। अगर हम लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए तो शाम भी हो सकती है। वैसे मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। वह पत्थर ही रहा, जैसे उसमें कोई हरकत ही ना हो। वह बाहर निकलते हुए अचानक मुड़ी तो ठिठक गई। समीर की सर्द सपाट आँखें उससे वह सवाल पूछ रही थीं जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे अपना वजूद बिखरता हुआ महसूस हुआ, मगर इससे पहले कि वह समीर के कदमों में बिखर जाती, जल्दी से कमरे से निकल गई। और समीर, उसके लिए तो सब खत्म हो गया था। वह खाली दिल और सूनी आँखों से इसे जाता देखता रहा। उसके जाने के बाद समीर ने अलमारी खोली और उसमें से किरण की वो डायरी निकालकर पढ़ने लगा जो किरण ने यूनिवर्सिटी के दिनों में समीर के लिए लिखी थी। पढ़ते पढ़ते उसका कलेजा फटने लगा तो उसने उस डायरी को आग के हवाले कर दिया और चिल्ला उठा, आई हेट यू किरण, आई हेट यू। उसने शादी की एल्बम निकालकर किरण की एक एक तस्वीर आग के हवाले कर दी। जिस तरह तस्वीरें जल रही थीं उसी तरह वह खुद जल रहा था। समीर ने किरण के कहे मुताबिक उसे डाइवोर्स दे दी थी। वह उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल गई थी। समीर अपने माँ बाप के पास लौट गया था। उसने जैसा चाहा था वैसा हो गया था। नबील ने उसकी पूरी मदद की थी, लेकिन इस सारे ड्रामे में वह पूरी तरह बेवफा साबित हो गई थी। नबील ने उसकी हिदायत के मुताबिक उसके आशिक होने का किरदार बखूबी निभाया था। समीर के बगैर किरण की ज़िंदगी का हर रंग फीका पड़ गया था। वह जिस तरह उसकी ज़िंदगी से निकली थी, यह कसक उसकी ज़िंदगी में हमेशा रहनी थी। वह अब पछता रही थी कि काश वह हॉस्पिटल जाती ही नहीं, ना अपना चेकअप कराती, ना मेडिकल रिपोर्ट सामने आती, ना उसे इतनी भयानक बीमारी का पता चलता, ना वह समीर से अलग होती। समीर के घर से निकलकर वह नबील के जोर देने पर उसके घर आ गई थी। वैसे भी उसके पास अब कोई ठिकाना नहीं था। वह गिन गिन कर अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे कर रही थी और मौत खड़ी उस पर हंस रही थी। नबील के लिए इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती थी कि वह उसकी नज़रों के सामने थी। उसके घर वाले भी किरण से उसकी अंधी मोहब्बत से वाकिफ़ थे, इसलिए उसका पूरा ख्याल रखते थे। लेकिन उसे दिल का जो सदमा लगा था उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता था। उसकी यही हालत देखते हुए एक दिन नबील ने उसे अपने जज्बातों से आशना कर दिया। वह पहले तो गुस्से में होंठ भींचे नबील के खूबसूरत चेहरे को देखती रही, फिर जैसे एकदम फट पड़ी। नबील, जानते हो क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत का नाटक करने को कहा था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि तुम मेरे दीवाने हो जाओ। मजाक है तो तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन ऐसा मजाक आज के बाद मुझसे मत करना प्लीज़। उसके इस अंदाज ने नबील को सुलगा कर रख दिया। हाँ, मेरी बातें तुम्हारे नज़दीक बकवास हैं और होनी भी चाहिए। बहुत घटिया बंदा हूँ ना मैं, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी को देखना, सोचना, चाहना मेरी मोहब्बत की तौहीन है। ढूंढे से भी मुझे अपनी ज़िंदगी का कोई लम्हा ऐसा नहीं मिला जिसमें मैंने तुम्हें न सोचा हो। और सच पूछो तो तुम्हारी मोहब्बत में ही मैं हूँ। तुमसे मोहब्बत का नाटक करने को राज़ी हुआ और तुम कहती हो कि यह सब बकवास है। तभी किरण नरमी से बोली, देखो नबील, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं तुम्हारे पाकीज़ा जज्बात की कद्र करती हूँ, मगर बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। हाँ, अगर ज़िंदगी कुछ मोहलत देती
तो मैं तुम्हारे एहसानात का बदला चुकाने की कोशिश करती, मगर अब जब मेरा दामन खुशियों से खाली है तो मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। तुम चाहो तो मुझे बहुत कुछ दे सकती हो किरण, वह गंभीर लहजे में बोला। क्या मतलब? वह बुरी तरह चौंक गई थी। तुम मुझसे शादी कर लो किरण, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। वह उसकी आंखों में देख रहा था। वाट, तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारी हमदर्दी और भीख में दी हुई खुशियाँ नहीं चाहिए, वह चीखी थी। तुमसे हमदर्दी कौन कर रहा है? मेरी मोहब्बत 2-4 दिन की नहीं है किरण, मैं तुम्हें यूं पल पल मौत के मुंह में जाता हुआ नहीं देख सकता। मैंने तुम्हें बरसों अपने दिल में आबाद रखा है। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है नबील, तुम्हारी ज़िंदगी में कैसे शामिल हो जाऊं? किरण ने नई बात छेड़ दी। ज़िंदगी की गारंटी तो किसी की भी नहीं है किरण, क्या पता तुमसे पहले मैं मर जाऊं। मेरे घर वालों की ख्वाहिश है कि मैं शादी कर लूं, और मेरी ख्वाहिश सिर्फ तुम हो किरण। तुम नहीं तो फिर कोई और नहीं। तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो नबील, ऐसा मुमकिन नहीं है, वह सख्ती से बोली। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम जिसका शोक मना रही हो वह भी अभी तक इसी गुमान में है कि शायद तुम उसके पास लौट जाओ और अपनी गलती का एतराफ़ कर लो। हालांकि उसने अनिका से शादी कर ली है, लेकिन वह अभी तक तुम्हें नहीं भूला। अपने आप को बेवफा साबित करने के लिए तुम्हें आखिरी चाल चलनी होगी। वह हर तरह से उसे कायल करना चाहता था। तभी किरण अपनी भीगी पलकें उठाकर बोली, मुझ पे इतने एहसान मत करो नबील कि मैं चुका ना सकूं। प्लीज़ किरण, हाँ कर दो प्लीज़, मेरे लिए। ज़िंदगी में पहली बार वह किसी के आगे यूं गिड़गिड़ा रहा था। किरण को ज़िंदगी की तलब नहीं थी, लेकिन नबील के एहसानों के आगे उसे हाँ करते ही बनी। अगर मैं मरते मरते किसी को खुशी दे सकती हूँ तो ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात होगी। किरण ने नबील के खिलते हुए चेहरे को देखकर सोचा। उसकी एक हाँ से नबील की ज़िंदगी में बाहर आ गई थी। शादी के दूसरे हफ्ते वह अमेरिका चले गए। सबको यही लगा कि वह हनीमून पर गए थे, लेकिन वह उसे इलाज के लिए लेकर गया था। किरण को यकीन था कि वह नहीं बचेगी, लेकिन नबील अपनी आखिरी कोशिश कर लेना चाहता था। नबील उसकी ओर एक अरसे बाद जिंदा दिली से मुस्कराया था। आज उसका दिल कह रहा था वह चिल्लाकर सबको बताए कि वह फिर से जीत गया। उसकी मोहब्बत उसके साथ थी, उसने जो चाहा पा लिया। न्यूयॉर्क में उसे आज तीसरा दिन था। जब वह किरण को लेकर बाहर निकला था, वह इस शहर की खूबसूरती उसके साथ एंजॉय करना चाहता था। शादी वाले दिन से लेकर आज तक किरण के रवैये में कोई फ़र्क नहीं आया था। वह अब भी उतनी ही चुप और गुमसुम थी। नबील ने ठान लिया था कि वह उसकी खामोशी तोड़कर रहेगा। तुम्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है किरण? और वो सिर्फ खामोशी से सिर हिलाकर रह गई। वह बोलते जा रहा था और किरण किसी ख्याल में खोई हुई चलती जा रही थी। साथ किसी का था, सोच किसी और की रही थी। बार बार समीर का ख्याल उसके जहन में आ जाता। पता है किरण, जब तुम्हारे बगैर मैं यहाँ आया था तो हर चीज़ मुझे बेमानी लगती थी, लेकिन आज देखो तुम हमारे साथ हो। मुझे यह शहर खूबसूरत लग रहा है। दिल वीरान तो हर चीज़ दिल दुखाती है। वह बोलता जा रहा था और किरण पास्ट के ख्यालों में खोई हुई थी। बार बार समीर का ख्याल उसके जहन में आ जाता। और उसकी शादी वाले दिन वह आया था, बिखरा हुआ। उसके पीले और बेरौनक चेहरे पर किरण को शिकवा नज़र आया था। उसकी सूनी आंखों में एक सवाल था, क्यों किरण, आखिर क्यों? जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। नबील अपनी धुन में बोलता जा रहा था, मैं तुम्हारा इलाज कराऊँगा किरण, तुम ठीक हो जाओगी। मैं और किरण। उसका दिमाग सुन्न हुआ जा रहा था। पास्ट उसके सर में हथौड़े की तरह बज रहा था। तुम कुछ भी करो किरण, पर कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना। उसने तकलीफ़ से अपनी आँख मींच ली। उसने अपना सर थाम लिया और अचानक दर्द से चीख पड़ी। क्या हुआ किरण, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? वह परेशान हो उठा।
वह गिरती इससे पहले ही नबील ने उसे थाम लिया और फ़ौरन टैक्सी में डालकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर्स ने किरण को एडमिट कर लिया था। वह आईसीयू में थी। नबील को हैरानी हो रही थी कि किरण को अचानक क्या हो गया। वह तो बिल्कुल ठीक थी, उसे तो कोई बीमारी नहीं थी, फिर उसे आईसीयू में क्यों ले गए। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए वह बेचैनी से बोला, डॉक्टर किरण को क्या हुआ? वह ठीक तो है ना? मुझे उसकी जहनी हालत ठीक नहीं लग रही। उसकी सारी जांच कराई गई हैं, अब देखते हैं रिपोर्ट्स क्या कहती है, कहकर डॉक्टर चले गए। नबील का दिल रिपोर्ट की सुनकर धक से रह गया। उसे याद थी कि आज से ठीक 1 साल पहले उसने भी एक रिपोर्ट बनाई थी, जाली रिपोर्ट, किरण को पाने के लिए। किरण समीर के बच्चे की मां बनने वाली थी और ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ था। फिर किरण की कमज़ोरी और गरीबी, उसका बस चलता वह समीर को सूट कर देता, किरण को ऐसी ज़िंदगी देने के लिए। वह हर सूरत में किरण के पेट में पल रही समीर की निशानी को मिटा देना चाहता था। इतने दिनों बाद किरण को अपने सामने देखकर उसकी सोई हुई मोहब्बत बेदार हो गई थी और उस मोहब्बत को पाने के लिए वह यह भी भूल गया कि वह एक मसीहा है। जैसा उसने चाहा था वैसा हो गया था। किरण को नबील की झूठी रिपोर्ट पर इतना यकीन था कि उसने किसी और से भी कंफर्म करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। जैसे वो चाहता गया वैसा होता गया और अब किरण उसकी थी, लेकिन किस हाल में? उसके एक झूठ ने किरण उसे दे दी थी, क्योंकि उसका ख्याल था कि वह किरण को समीर से ज़्यादा खुश रख सकता है। मगर वह ये नहीं जानता था कि खुश भी उन्हीं के साथ रहा जा सकता है जो हमारे साथ खुश रहना चाहते हैं। वह दोनों हाथों में सर थामे कॉरिडोर के चक्कर लगाता रहा। वह बुरी तरह हौल रहा था। वैसे भी जो चीज़ें गलत तरीके से हासिल की जाएं, वो खुशियाँ कहाँ देती हैं। ठीक 1 घंटे बाद किरण की मेडिकल रिपोर्ट उसके हाथ में। उसने लरजते हाथों से जैसे ही फाइल खोली, उसका दिल अथाह गहराइयों में डूब गया। किरण एक बार फिर उससे जुदा हो रही थी। मेडिकल रिपोर्ट उसके हाथ से छूटकर लहराती हुई फर्श पर आ गिरी और वह खुद भी ज़मीन पर गिर पड़ा। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि किरण को ब्रेन ट्यूमर है।